Okay, so I hope all are listening this thing. So ये हमारा जो मेन इसमें से टारगेट होगा, ये जो प्रोसेस होगा इंटरव्यू का, जो गाइडेंस का, ये एक कंटिन्यूअस आपका एक जर्नी, जब तक आप इंटरव्यू फाइनल अपियर होते हो तब तक आपकी चलते रहेंगी। ऑन रेगुलर बेसिस पे कुछ कुछ एस्पेक्ट्स जो होंगे, कुछ कुछ डायमेंशंस जो होंगे, वो मैं कवर करता रहूंगा। एज अर्लियर आई टोल्ड कि जो इंटरव्यू गाइडेंस है वो मेजोरिटली जो है वो आपका इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड गाइडेंस होगा। यानी कि ऑन रेगुलर बेसिस जो भी आपके पर्सनल इश्यूज रहेंगे, क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रहेंगे, वो पर्सनल बेसिस पे मैं हैंडल करता रहूंगा, मैं चीजों को लेता रहूंगा। फिर विद जो भी है, एक आध सप्ताह में मैं चीजों को, जब और कैंडिडेट्स रेगुलर रूप से ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर रेगुलर रूप से मैं कुछ टास्क दूंगा। एक चीज ध्यान रखना और ये अपने मन में बिठा लो, इंटरव्यू बोर्ड में आपको फेस करना है। यू विल गो टू इंटरव्यू बोर्ड, आई विल नॉट गो। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटरव्यू हमें देना है, आप एज ए जो भी कैंडिडेट्स हो उनको इंटरव्यू देना है। ओके, सो ये इस ढंग से आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को इस ढंग से प्रिपेयर करना है कि छोटी से छोटी चीजों पे आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल आए। लेट अस टेक, आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, आप अपने फैमिली मेंबर से बात करते हो, तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉर्मल फ्लो में जाता है। यही आपका इंटरव्यू बोर्ड में होना चाहिए। जब आपका इंटरव्यू फाइनल होगा, इस कंडीशन में आपको होना चाहिए कि हम नॉर्मल कम्युनिकेट कर सकें। हम इंटरव्यू बोर्ड में जाएं तो ये फियर ना रहे कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पर्सनालिटी टेस्ट हमारा चेक होगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। ये फियर कम करना है। और इस पूरी जर्नी में हमारा यही टारगेट होगा कि आपको उस नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में लाना, उस कंडीशन में लाना जहां आप नॉर्मल कम्युनिकेट कर सको। सिंपल, जैसे आप एग्जांपल लो, मैं आप लोग से कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो मुझे पता है, यस, आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो कह रहा हूं। वैसे ही आगे जब चलोगे तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, एक नॉर्मल वे में, जैसे आपको इंटरव्यू में पूछते हैं वैसे मैं पूछूंगा। कुछ तो ग्रुप सेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब आप मॉक अटेंड करोगे तो उसमें एज जो इंटरव्यू है, रियल इंटरव्यू है, उस टाइप के ही क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछूंगा आपसे, और आप उसके रिप्लाई दोगे। एज टाइम पासेस कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे, कुछ टॉपिक यहाँ होंगे जो जनरल नेचर के होंगे, जो ऑल कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट के होंगे, वो मैं आपको ग्रुप में डिस्कस करूंगा। ग्रुप सेशन करने का एक फायदा ये भी होगा कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होगा तो आप पूछ सकते हो, उससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी। आई नो सबसे बेटर तरीका होता है कि आप किसी क्लासरूम में जाकर के एज ए टीचर के सामने बैठ करके पढ़ो, आई एक्सेप्ट दिस। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। अब जस्ट इंटरव्यू के लिए जो भी सेशंस चलते हैं या जो भी है, तो कुछ लिमिटेड जगह में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। बट मेजोरिटी क्या होता है, पूरे इंडिया से अब कैंडिडेट्स जुड़ रहे हो, कोई अपने घर में हो, कोई किसी स्टेट में हो, कोई किसी सिटी में हो, तो एटलीस्ट ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आप सब लोग सिमिलर टाइप के वर्क के लिए जा रहे हो, यानी कि आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट ही बनने जा रहे हो, और सब के सब अब रिटन क्वालिफाई हो चुके हो, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हो चुके हो, तो सबका इंटरेस्ट एक तरह से सेम है। तो एक तो आप पीयर ग्रुप से कम्युनिकेशन में हो कि सामने कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग के पास फ्रीडम ये होगा कि आप क्वेश्चन पूछ सको, आपके जो डाउट्स होते हैं पूछ सकते हो। और कुछ मैं अपना ऑब्जर्वेशन दूंगा, कुछ टॉपिक्स जैसे हम लेंगे कमिंग डेज में कि यस ये टॉपिक है, आप इसको थोड़ा पढ़ लो, और आप कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, या आपको पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो। या एज ए मैं जनरल एक ओवरव्यू आपको दूंगा कि ये टॉपिक है, इसमें ये इशू है, और उन इश्यूज को आप एनालाइज करो। कभी कभी जैसे आपको देखते हो एसआरटी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिचुएशन रिस्पांस टेस्ट, वो सिचुएशन रिस्पांस भी दिया जाएगा। जितने भी इस एग्जाम के हमारे एक्सपीरियंस हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस इस एग्जाम में सक्सेस होने का, और सो मेनी कैंडिडेट्स के जो मैं एक्सपीरियंसेस देख रहा हूँ,
उसके आधार पे मैं इसी चीज पे एवरी टाइम मैं ये कहता हूँ कि एज टाइम पासेस मोर एंड मोर कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस मुझे भी मिलता रहता है। तो उससे ये पता चलता है आपको, और मैं जो समझ पाया हूँ कि आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेयर योर नॉलेज। बोर्ड को ये नहीं लगना चाहिए कि आप रट करके किसी चीज को आए हो, किसी चीज को क्रैम करके आए हो, कि कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसका रेडीमेड आंसर। कभी वैसा नहीं होना चाहिए। द डे यू कम टू अ लेवल वेयर कम्युनिकेशन फ्लो नेचुरली, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो विदाउट कोई एजेंडा आपको बताए हुए, आप लोगों से मैंने कुछ भी एक तरह से नहीं बोला था कि मैं किस चीज पर डिस्कस करूंगा, और मैं एज ए नॉर्मल आपसे बस कम्युनिकेट कर रहा हूं। यही चीज आपको ध्यान रखना है कि हम उस कंडीशन में आ जाएं इंटरव्यू बोर्ड फेस करते करते तक, जहां हम स्मूथली कम्युनिकेट कर सकें। आपके पास जैसे ही आप बोर्ड में जाते हो, वो आपको कंफर्टेबल करवाते हैं। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल वो पूछ लेते हैं, आर यू कंफर्टेबल, शैल बी स्टार्ट, तब वो स्टार्ट करते हैं। प्लस बहुत सारे कैंडिडेट्स, आप लोग हिंदी में से कुछ दोगे, कुछ इंग्लिश में दोगे, एवरी टाइप ऑफ कैंडिडेट्स इन द सेंस मेजोरिटी है जो इंग्लिश और हिंदी यही दो लैंग्वेज में जुड़ते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दिस इज ऑन कैमरा रिकॉर्ड। जो यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं उन्होंने, और जो यूपीएससी में एज ए इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं, उन्होंने ऑन कैमरा रिकॉर्ड इस चीज को बोला है। कभी भी ये अपने मन में नहीं रखना कि जो इंटरव्यू होगा तो हिंदी माध्यम हिंदी मीडियम वालों के साथ गलत ये ट्रीट करते हैं या इंग्लिश मीडियम नहीं। एवरी कैंडिडेट का इक्वल वैल्यू है। बोर्ड जानती है कि हर वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं वो इक्वली कैपेबल हैं। अब इक्वली कैपेबल का मतलब वो नहीं, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में ले लो कि बराबर, सब बराबर कैसे हो सकते हैं, रिटर्न में भी सब बराबर नहीं हो। लेकिन बोर्ड को ये पता नहीं होता है कि आप कितने मार्क्स ला चुके हो। मैं इक्वल इस वजह से बोल रहा हूं कि बोर्ड को नहीं पता है कि किसने कितने मार्क्स लाए हुए हैं। आपके रिटर्न के स्कोर वहां नहीं है उनके पास। वो जब भी आप जा रहे हो तो इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा बताया, और ये जो भी मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन हैं बोर्ड के रह चुके हैं जो यूपीएससी के, वो उन लोगों ने ऑन कैमरा रिकॉर्ड इन सारी चीजों को बोला कि देखो, हमेशा ध्यान रखो, भले आपसे क्वेश्चन बियॉन्ड डीएएफ पूछा जाता है बहुत सारा, जैसे करंट का क्वेश्चन, आप करंट के सारे चीज तो अपने डीएएफ में नहीं लिखे हुए हो, लेकिन जो मेजर डॉक्यूमेंट आपका है वो डीएएफ है। उस डीएएफ के बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सपोज करो कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा है, मान के चलो आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रखा है, इवन इफ आप 4 इयर्स पहले ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में, आप बोर्ड के सामने ये नहीं कह सकते हो कि चूंकि सिंस 4 इयर्स हैव बीन पास्ड तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। नो, ये ऐसा नहीं है कि इसको कहने से आपको वो इंटरव्यू नहीं आपका लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, आपको उतना ही टाइम देंगे। लेकिन ये क्या प्रूव करती है? क्या 4 इयर्स हो गया, आपके पास टाइम दिया गया, ऐसा नहीं है ना कि रैंडम किसी दिन बुला लिया गया आपको इंटरव्यू के लिए। जस्ट सोचो कि आप लोग रिटन एग्जाम दिए अगस्त में, फिर आपका रिजल्ट आया अक्टूबर में, फिर आपने डीएफ अपना फिल किया, फिर आपका जो नवंबर से स्टार्ट आपका हो गया, और नवंबर दिसंबर में फिजिकल मेडिकल, जिनका भी अलग अलग टाइम पे, और आपका जो इंटरव्यू होगा मई और जून में, किसी का मई में पड़ेगा और किसी का जून में। तो आपके पास सफिशियंट टाइम है। तो जो भी कुछ है, मैं बार बार इसी चीज पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि जो भी आपके डीएफ में कोई भी टर्म लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करने की क्षमता रखो। आपने सपोज हॉबी लिख दिया या कुछ भी चीज लिख दिया, लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं ना, जैसे जो कैंडिडेट डीएएफ फील करने से पहले ही से मेरे से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ लोग हैं कि टेस्ट वगैरह लिखे या कुछ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अब उन लोगों ने को तो डीएएफ में मैंने जहां जहां डाउट्स हुआ वो बता दिया, लेकिन हर कैंडिडेट तो जुड़ा हुआ नहीं है, या किसी से भी, मेरे से या किसी और जगह से तो कुछ गलतियां हो जाती है। तो अब ये ना सोचो कि उसमें हमने क्या गलती कर दी, अब ये सोचना है
कि हमको डिफेंड कैसे करना है। सपोज करो कुछ कैंडिडेट ने बीएसएफ फर्स्ट चॉइस दिया, किसी ने सीआईएसएफ दिया, किसी ने सीआरपीएफ दिया, किसी ने एसएसबी दिया। अब वो प्रश्न नहीं है कि क्या हमने दिया, अब प्रश्न ये है कि हमें जस्टिफाई कैसे करना है। जब भी किसी चीज को जस्टिफाई करना है तो ये फील होना चाहिए कि ये आंसर हमारा रेडीमेड नहीं है, हमने उस पर अपना एफर्ट लगाया है, हमने अपना टाइम दिया है। इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर करते हो तो आपके पास टाइम होता है, आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। रिटन एग्जाम में क्या होता है कि आपसे एक तरह से रिटन एग्जाम में भी जो कॉपी चेक करते हैं उनको पता होता है कि चलो ठीक है, बहुत सारे चीजें किस ढंग से लिखा है, खास करके पेपर टू में। पेपर वन में तो कोई जज नहीं कर सकता है ना कि किस ढंग से इसने ऑप्शन टिक किया, लेकिन पेपर टू में क्या है ये पता चल। लेकिन जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें आप डिफेंड करने के लिए वहां हो, आप खुद वहां बताने के लिए हो। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो कितना पॉज लोगे? क्वेश्चन कंप्लीट उन्होंने किया, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि आई नीड 1 मिनट टाइम, नो। 10 सेकेंड अप टू 15 सेकेंड मैक्सिमम। या यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको प्रॉपर प्लान करना है तो वहां आपका एक पेंसिल और A4 शीट रखा हुआ रहता है, आप चाहो तो कुछ लिख सकते हो। बट जनरली यदि लिखने की एक्सेप्शनल टाइम जरूरत होती है, अदरवाइज आपको 10-15 सेकेंड्स में बोलना पड़ता है। जब भी किसी चीज को बोलो, यही बोर्ड चाहती है कि वो नेचुरल लगे। बोर्ड को ये ना लगे कि ये मेमोराइज करके आया और जस्ट उसको बोल रहा है। किसी चीज को ग्रैस्प करना और किसी चीज को मेमोराइज करना, देयर इज डिफरेंस। जब हम मेमोराइज करते हैं तो वो ऑर्डर हम भूल सकते हैं, या वो कंटेंट हम उस ढंग से डिलीवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज को यदि हमने ग्रास्प कर लिया है, वो हमारे इनर कॉन्शियसनेस में आ चुका है, तो फिर हम वो नेचुरल बोलते हैं। जस्ट सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपसे कोई नेम आपका पूछ रहा है, ये नेचुरल आएगा ना? ऑब्वियसली। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेचुरल आएगा, आप कहां से बिलोंग करते हो नेचुरल आएगा। जिस ढंग से आप अपना इंट्रोडक्शन बोलते हो, किसी से अपना नेम बोलते हो, कहां से आपने बिलोंग करते हो, आप क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इफ दीज थिंग्स कम नेचुरली, अदर थिंग्स ऑल्सो शुड कम नेचुरली। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसके आप आंसर नहीं जानते हो। कुछ ऐसी सिचुएशन वो दे सकते हैं जहां आपको सोचना पड़ सकता है, और उतने कम टाइम में आप एबल नहीं हो किसी क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। तो ठीक है, आपको उस समय जो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार आप बताओ, अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज और अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग इज देयर। अब यदि आप किसी चीज को बोल रहे हो, हमेशा ध्यान रखो, तो आपको डिफेंड करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी, हर हर कैंडिडेट अलग अलग स्टेट से रहोगे। अब आपके स्टेट के बारे में कुछ पूछा। अब सपोज करो कि कुछ दिन पहले आपने अपने पॉलिटिशियन का, आप अपने चीफ मिनिस्टर का या किसी मिनिस्टर का आपने स्पीच सुना, उन्होंने सरकार की प्रशंसा की, काफी चीजों को अच्छा बोला, तो आपको लगा कि हमारा स्टेट जो है ग्रोथ के पाथ पे, डेवलपमेंट के पाथ पे बहुत आगे निकल चुका है, और आपने एज सच उसको बोल दिया। सो जब भी किसी चीज को बोलो तो एटलीस्ट आपके पास कुछ बैकअप होना चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए। आप कभी भी नहीं ये कह सकते हो कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बोला था। जस्ट कोई भी सपोज करो कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स चला रही है, कुछ प्लान चला रही है, गवर्नमेंट में जो है वो अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे, जो अपोजिशन में है बोलेंगे कि इसने तो सरकार पूरे राज्य का कबाड़ा निकाल दिया है। तो नीदर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पकड़ोगे और नॉर आप अपोजिशन को। आप डॉक्यूमेंट का सहारा लोगे कि यस, इस डॉक्यूमेंट के अनुसार, सपोज करो अब इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपके पास तब ये होगा कि एज पर गवर्नमेंट बजट 23 24 या 24 25 व्हाट्सो एवर, 25 26 जो भी आपके पास उस समय रहेगा, इसके अनुसार ये हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है,
आपने ऑब्जर्वेशन कुछ और किया है, तो आप उस चीज को बोल सकते हो कि एज पर गवर्नमेंट एस्टिमेट्स और प्रोजेक्शन दिस थिंग आर देयर, बट ऑन ग्राउंड लेवल थिंग्स आर नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो आपके पास एक किसी चीज का बैकअप होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, जो नॉलेज एज सच है वो आपको चेक कर चुके हैं रिटन पार्ट में। तो नॉलेज तो यहाँ एवरीथिंग नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी पर्सनालिटी भी पर डिपेंड करती है। अब पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं मानो कि हर कोई जो होगा वो सिक्स पैक वाला भी होगा, नहीं। पर्सनालिटी का मतलब ये है कि जो हमारा डीएएफ में मेंशन है, whatsoever document in that official document that is known as DAF, whatever I have mentioned before I enter to board, interview board has made some assumptions। कुछ उन्होंने हमारे बारे में सोचा है और उस आधार पे हमको उनको जस्टिफाई करना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों को उन्होंने ऐसे चीजों को पूछा जिसमें आप असहज हो, अनकंफर्टेबल हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लो, टेक योर टाइम। आप कुछ अपने समय लो, कुछ समय ले करके, और उसके बाद आप रिप्लाई करोगे। आप उनको बताओ हाँ ये सिचुएशंस है। बहुत सारे जो होंगे ड्रेसिंग सेंस, या फिर आप किसी क्वेश्चन का आप किस ढंग से रिप्लाई करते हो, और उसका बेटर रिप्लाई क्या हो सकता है, ये ऑब्वियसली है कमिंग डेज में मैं डिस्कस करूंगा। और ये मैं एवरी कैंडिडेट का इंडिविजुअल भी डिस्कस करूंगा। जब मॉक होगा आपका तो ये इंडिविजुअल भी डिस्कस होगा। जो भी जैसे मैं प्रोग्राम एक तरह से लंबे समय से, अभी आपका मान के चलो अब दिसंबर एंड होने वाला है, यानी कि जिनका सपोज मई में भी होगा, मई सेकेंड हाफ में ही होगा, तब भी उनके पास 4.5 मंथ्स बचता है। जिनका जून सपोज एंड में होगा तो 5.5, ऑलमोस्ट 6 मंथ के आसपास बचता है, अभी है। तो ये लंबे समय तक मैं थोड़े थोड़े इस वजह से कहता हूँ कि इसमें आपको नेचुरल फ्लो लाना होगा, और किसी चीज का नेचुरल फ्लो इतनी आसानी से नहीं आता है। एक चीज मानो कि जो मैं कुछ बोल रहा हूं एक्सटेम्पोर अभी बोल रहा हूं, तो मैं एक सहज हूं। क्यों सहज हूं? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप सारे लोग कैंडिडेट्स हो। आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे, मेरे पास चॉइसेस हैं डिप्लोमेटिक आंसर देने का, या कुछ ये भी कहने का कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। लेकिन जब आप बोर्ड में जाते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास आपका जो एज है उससे बहुत ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। कोई किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, कोई सीनियर आईएएस से रिटायर हुए और यहाँ आए, कोई पता चला कि सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, कोई पता चला दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, या अब वो लोग मल्टीपल पर्सन हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिर्फ फैक्ट्स जानना और डेटा जानना ये जरूरी नहीं होता है। आप रेगुलर रूप से अपने को उस ढांचे में ढालोगे और वहां जाकर के नेचुरल होना सीख जाओगे, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा। ये कभी मत सोचना कि हम एकेडमिकली बहुत अच्छा है तो हम वहां अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, या कुछ ऐसे कैंडिडेट जो एकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं हैं, या जिनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो अच्छा वहां नहीं करेंगे, नहीं, वो भी अच्छा करेंगे। सो मेनी ईयर्स से मैं देख रहा हूँ, बहुत बार क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स जिनसे हमको लगता है कि ये अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो भी 110 प्लस ले आते हैं। और कुछ कैंडिडेट से मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन उनका भी कभी कभी 85 आ जाता है, 80 भी आ जाता है, 90 आ जाता है। आप यदि कपल ऑफ ईयर्स से देखो, मैं सो मेनी टाइम्स ये बात मैं बोल चुका हूँ कि 2000 आपका 20 तक, 2020 तक 113 हाईएस्ट मार्क्स था इधर, कपल ऑफ इयर्स से देख रहे थे तो। लेकिन 2021 में फर्स्ट टाइम 120 हाईएस्ट दिया गया। 22 में हाईएस्ट मार्क्स जो है 130 दिया गया, और 23 में हाईएस्ट मार्क्स 126 है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में है, या जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है उसके अनुसार। इसका मतलब क्या है कि इधर का जो है आप लास्ट 3 ईयर्स से देखो तो 80% मार्क्स प्लस मिल रहा है आपका। और अभी भी इनफैक्ट इस ईयर को छोड़ दिया जाए तो लोएस्ट 45 भी मिल रहा था। किसी भी कैंडिडेट ने जिसने रिटेन क्वालिफाई कर लिया है, ये मानो
कि वो यदि 45 ला रहे हैं, इसका मतलब है उनसे ब्लंडर हो गया, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स देखो ऐसे होते हैं कि उनको लगता है यस हम कर ले जाएंगे, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो लास्ट में सोचते हैं कि चलो मैं एक मॉक कर लूं और उसके बाद चला जाऊंगा। यस, आप कर लोगे। इनफैक्ट बहुत ऐसे लोग हैं जो विदाउट एक भी मॉक क्लास लिए चले जाते हैं। सब कैंडिडेट अलग अलग हैं। किसी ने अपने इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में प्रिपरेशन किया होगा, किसी ने पता चला कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उस ड्यूरेशन में, कोई सपोज आईआईटी से पास आउट है, उन्होंने अपने कॉलेज में काफी प्रेजेंटेशन दिया होगा। अब लेटेस्ट एक हम लोग ने, मैंने अपने टाइम में इंजीनियरिंग में प्लस जो पीजी में इतने प्रेजेंटेशन दिए और इतने इंटरव्यू दिए कि मेरे लिए वो डिफिकल्ट नहीं था। फिर भी बहुत ऐसे लोग थे जो मेरे से बहुत अच्छे मार्क्स लाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंफर्ट जोन में हो। यदि हम कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हम कंफर्टेबल नहीं है तो हमको लर्न करना है, हमको प्रैक्टिस करना है। और सिर्फ ध्यान रखो कि यदि हम बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है तो मेयर एक मॉक हमको सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, हमको उसके लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर छोटे छोटे चीजों को, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है कि जो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं थे, लेकिन बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, छोटे छोटे चीजों को लेकर के क्वेश्चन पूछते थे, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस के बल पे उन्होंने डिलीवर किया कि यस। बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत आइडिया नहीं होता है, लेकिन उनसे जो कहा जाता है वो उस चीज को फॉलो करते हैं और उसका मार्क्स मिल जाता है। अब मार्क्स मिलने के ऊपर है क्या, कि आपका जो डीएएफ है, जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है, जो इंफॉर्मेशन आपने लिखा हुआ है, उसको आपको जस्टिफाई करना है। वहां जब जाओगे और सब्सिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत बार क्या होता है, सब्सिक्वेंट क्वेश्चन दो कारण से पूछे जाते हैं। एक तो कि मे बी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो आप उसका एग्जैक्ट जवाब नहीं दे रहे हो, जो वो सुनना चाहते हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपसे फिर से वो पूछते हैं दूसरे, थोड़ा ऐड करके या थोड़ा मोर क्लियरिटी। और कभी कभी क्या होता है कि किसी टॉपिक में आपको, उनको लगता है यस ये इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रिल किया जाए, तो वो ग्रिल करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पता है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे, उसके बाद भी मल्टीपल क्वेश्चन पूछते हैं। ये ऐसा इस वजह से करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आप में क्या क्षमता है, आप किसी प्रेशर को कितना झेल पाते हो। कभी अपने नॉर्मल जीवन में देखना, कभी क्लासेस वगैरह में किए होंगे, या जो भी जिस भी ड्यूरेशन में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आपसे उसी क्वेश्चन को बार बार कर रहा है, या कभी पेरेंट्स के साथ देखो, ये नॉर्मल एक ऐसा एज होता है जहां बहुत बार अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने पे हम लोग कभी गुस्से भी हो जाते हैं, और ये मोर और लेस सबके साथ होता है। अब लेटेस्ट एक घर में आपसे या फ्रेंड सर्किल में कभी कभी कोई ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, या जिसका आंसर आप नहीं जानते हो, और उसी से रिलेटेड आपसे कर रहा है। तो कभी कभी आप गुस्से में है, बोलते हो ना कि यार कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते हो, जब मैंने बोल दिया कि मुझे इसका आइडिया नहीं है, या जो भी है व्हाट्सएवर। या अपने पेरेंट्स से भी कभी कभी थोड़े चिड़चिड़ेपन में हो जाते हो, या कभी कुछ भी बोलते हो। लेकिन बोर्ड में तो आप उन पर गुस्सा नहीं उतार सकते हो, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। लेकिन वहां आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वहां जो आपका वॉइस होता है, टोन जो आपका है, वो सारे ऑब्जर्व करते हैं। एक मेंबर तो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे और हैं वो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो आप देखो, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और कुछ आपका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाए, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हमारा कमांड नहीं है, जिस पे हमारी बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, उस पर भी यदि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मे बी वो उनका टारगेट ये है कि हमें देखना चाहते हैं, हमें चेक करना चाहते हैं कि अप टू किस लेवल तक हम कंफर्टेबल हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये भी जैसे ऑन कैमरा रिकॉर्ड, जो भी यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स वगैरह जो भी हैं बोल चुके हैं, कभी भी बोर्ड में जो चीज नहीं जानते हो झूठ बोलने की कोशिश ना करो। दे आर सीजन्ड पीपल। आई सेड ना कि आपका एज 23, 24, 25 हुआ,
और वो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास 35 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। यानी आपकी टोटल एज जो है उससे ज्यादा उन्होंने एज ए सीनियर लेवल पे वर्क किया हुआ है। तो कभी भी झूठ बोलने की कोशिश उस ढंग से ना करो। और यदि आप प्रॉपर झूठ बोल रहे हो तो इतने कंफर्टेबल हो उस झूठ को बोलने में, या इतने कॉन्फिडेंट हो कि बोर्ड बोले नहीं यही सही है। तो यदि उस कंडीशन में हो, उस सिचुएशन में हो, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो। अदरवाइज जो भी कुछ है, जो भी आपके पास इशू है, वो आपको सही तरीके से बोलना है, सही चीजों को बोलना है। और जहां भी इस जर्नी में जो भी आप मेरे से इंटरव्यू तक जुड़े हुए रहोगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन है, या तो मीटिंग जब होता है तो उस समय भी आप पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे से मैसेज कर सकते हो। जैसे देखो, कभी कभी तो मैं खुद ही आपको ऑप्शन दूंगा। मैं कभी खुद ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मीटिंग में, यस, टेल मी योर ओपिनियन ऑन दिस ऑप्शन, दिस इशू। आपको ओपिनियन अपना देना पड़ेगा। कभी भी इंटरव्यू बोर्ड में आप ओपिनियनेटेड क्वेश्चन में मना नहीं कर सकते हो। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में बोल सकते हो कि यस मुझे नहीं आता है। अब सीरिया का पॉपुलेशन कितना है, मे भी आप बोल सकते हो कि मुझे आइडिया नहीं है। ये सीरिया का जीडीपी क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो इंडिया का ग्रोथ है, आपको क्या लगता है कि इंडिया का ग्रोथ सही ट्रैक पे चल रहा है, या इंडिया का अभी इकोनॉमिक सिनेरियो क्या चल रहा है। आप उसमें ये नहीं बोल सकते हो कि सर मुझे तो पता ही नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है। यदि आप ये बोलते हो तो ऑब्वियसली बात है आप पेनलाइज किए जाओगे, आपको कम मार्क्स मिलेगा। यदि हम अपने कंट्री के बारे में, अब सपोज करो कि आपसे उन्होंने पूछा कि हाँ जी बताइए, जो आपने फर्स्ट चॉइस दिया है, जो भी आपने दिया हो, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, व्हाटसोएवर, क्यों दिए हो। अब ये आप नहीं बोल सकते हो कि सर चाचा जी ने बोला था कि सीआईएसएफ दे दो, बस मैंने दे दिया। या ये कहोगे कि सर मेरे सीनियर ने बोला है कि सीआईएसएफ में थोड़ा लाइफ इजी है, इस वजह से। कभी ये नहीं बोलोगे। जो भी आप चीजों को बोलोगे वो प्रॉपर बैकअप, और इसमें ओपिनियन आपको देना पड़ेगा। आप कभी भी दूसरे पे ना तो टाल सकते हो, या नहीं बोल सकते हो कि आई डोंट नो। अब बोला सीआरपीएफ क्यों दिए चॉइस पहला, बोलो आई डोंट नो। ये नहीं कर सकते हो ना। तो जो जहां भी ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है, वहां आपको ओपिनियन देना है। अब ओपिनियन दोगे तो रैंडम नहीं दोगे। देखो बहुत बार क्या होता है कि जब हम नॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड से या जो भी है, कम्युनिकेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, शुरू कहीं से करते हो, एंड कहीं से करते हो। लेकिन जब आप उस बोर्ड में जाओगे तो ये फॉर्मल आपका कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल रूप से आपका ये चलेगा।